बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स की प्रिपरेशन की इससे पहले जो वीडियोस मैंने बनाई है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियोस बनाई हैं। तो आप लोगों ने न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट भी कहे थे कि उसकी भी कुछ वीडियो एक बना दूं। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में देखेंगे और उनका सोल्यूशन भी साथ साथ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहली बात ये बता दूं कि न्यूमेरिकल्स जो हैं वो पिछले कुछ सालों में भी आपने देखा होगा पेपर्स में कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में नहीं आ रहे। लेकिन न्यूमेरिकल को आप ऑल टुगेदर छोड़ इसलिए नहीं सकते कि सेक्शन सी में अगर क्वेश्चन के साथ न्यूमेरिकल आएगा तो ज़रा वो आपको साथ करना पड़ेगा, और सेक्शन बी में भी बाज़ औक़ात ऐसे आसान न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कि वो न्यूमेरिकल्स आप आसानी से करके 3 मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं या 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, अब किन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स जो है वो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, तो पहले वो चैप्टर्स बता देता हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल्स इनके इंपॉर्टेंट है, आसानी से आप कर सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन इस चैप्टर में से एक दो न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड के स्पेशली जो इंटेंसिटी लेवल वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो ज़रूर करने हैं। उसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के मैग्नीफिकेशन के न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम सिर्फ देखेंगे ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल्स, और जो रेडिएक्टिविटी के चैप्टर्स में सिर्फ हाफ लाइफ के एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे। यानी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं करवाऊंगा इस वीडियो में भी, शॉर्ट न्यूमेरिकल्स बताऊंगा जिनके पेपर में आने के ज़्यादा चांस हैं। तो पहला जो चैप्टर है इसमें इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स के साथ एग्जांपल्स ज़रूर आपने देखनी है। वो है टाइम पीरियड से रिलेटेड। अब वो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का भी हो सकता है, टाइम पीरियड मैस अटैच टू द स्प्रिंग सिस्टम का भी हो सकता है। तो दोनों में एग्जांपल क्या है, आपने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू डिटर्मिन करनी हो। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आपने करना है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी और सेक्शन बी के लिहाज से भी। आप इसमें करना है क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है सरफेस ऑफ द मून पे, ठीक है। और if a simple pendulum of mass 1 kg and length 2 meter swings with a period of 7 seconds, तो टाइम पीरियड आपको गिवन है, लेंथ आपको गिवन है, मैस आपको गिवन है। तो मैस की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, टी को 2 पाई एल ओवर जी करके यहाँ पे हम जी को सब्जेक्ट बना के फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ एक वैसे बता दूँ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड एंड व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम, तो सेकेंड्स पेंडुलम की टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको डिटर्मिन करनी आनी चाहिए। तो सेकेंड्स पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड याद रख लें 2 सेकंड होता है। उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होता है और फ्रीक्वेंसी उसकी रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का, तो 1/2 यानी 0.5 हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी। ये साथ वैसे ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बता दिया। इसके बाद जल्दी से चलते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है वेरिफिकेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड पेंडुलम कैलकुलेट भी यहाँ पे हुई भी है, ठीक है। उसके बाद आगे इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज के अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चंस में यानी बी सेक्शन में ये क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आप मैस को डबल करें, मैस अटैच टू द स्प्रिंग सिस्टम में, और फिर टाइम पीरियड की वैल्यू बताएं, या लेंथ को डबल करें और फिर वैल्यू बताएं। या जैसे नंबर 1 है, अ पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड्स, इट इज़ कॉल्ड सेकंड पेंडुलम, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकंड्स पेंडुलम ऑन अर्थ एंड मून। अब लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको t इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल ओवर जी में l को सब्जेक्ट बनाना है। तो l को सब्जेक्ट बनाने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर कर ले, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई के ऊपर भी स्क्वायर होगा 4 पाई स्क्वायर, और ये रूट से बाहर आ जाएंगे l ओवर जी। अब l को सब्जेक्ट बनाना है, बाकी सबको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, ये l के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि इट हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड, बात होगा ये भी नहीं गिवन होती है, आपको याद रखना पड़ता है कि टाइम पीरियड 2 सेकंड है। तो टाइम पीरियड इसका 2 सेकंड है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे अर्थ के लिए, अर्थ के ऊपर उसकी लेंथ फाइंड आउट के लिए करने के लिए 2 स्क्वायर, और जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर होती है 9.81, और उसको 4 पाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ये वैल्यू जिसमें पुट करेंगे तो लेंथ उसकी आ जाएगी अर्थ के ऊपर। और अगर आपने लेंथ उसकी मून के ऊपर फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑन मून, तो उस पर चेंज क्या करेंगे, टाइम पीरियड वही रहेगा, 9.81 जो है उसको चेंज करके आप 1.6 कर देंगे, ओवर 4 पाई स्क्वायर कर देंगे। टाइम पीरियड वही रखने के लिए आपको ज़रा लेंथ को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर सेम लेंथ होगी तो टाइम पीरियड अर्थ के ऊपर डिफरेंट होता है, अर्थ और मून के ऊपर डिफरेंट होगा, ठीक है। ये इस तरह सॉल्व करना है। उसके बाद नंबर 2 भी अगेन इंपॉर्टेंट है, अ पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 5 सेकंड्स, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन मून टू हैव द सेम टाइम पीरियड। यानी
ज़मीन के ऊपर जो टाइम पीरियड होता है, अगर वही लेंथ का सिंपल पेंडुलम आप किसी और प्लैनेट पे ले जाएं जहाँ जी की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो वहाँ जाकर उसका टाइम पीरियड डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर आप टाइम पीरियड को सेम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखें, सिंपल पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 5 सेकंड, तो टाइम पीरियड आपको गिवन है, ठीक है। अब ज़मीन के ऊपर टाइम पीरियड 5 सेकंड है, तो ज़मीन पे उसकी लेंथ क्या है, ज़मीन पे वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम आपने फाइंड आउट करनी। ये सामने अभी फार्मूला हमने लिखा है, वही वाला फार्मूला इधर भी अप्लाई कर दें, डी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर। तो लेंथ ऑन अर्थ इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। और मून के ऊपर जो लेंथ है उसके लिए भी यही फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन द मून, तो मून के लिए हमने सिर्फ क्या चेंज करना है, इस ई की जगह पे मैं इधर एम लिख दूंगा, लेंथ ऑन मून, और जी की वैल्यू अर्थ की बजाय लेने के मैं मून वाली जी की वैल्यू ले लूँगा। अब मून पे जो जी की वैल्यू है उसके बारे में लिखा है 1/6 है अर्थ वाली वैल्यू ऑफ जी का, तो 1/6 या 1.6 इधर पुट कर देंगे हम। तो टाइम पीरियड 5 सेकेंड्स गिवन है, तो टाइम पीरियड की जगह पे हमने पुट कर देना है 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और जी की वैल्यू मून के ऊपर 10/6 या 1.6 होती है, तो यहाँ 1.6 पुट कर देंगे और डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर कर देंगे, तो ये डायरेक्ट हमें लेंथ उसकी मून के ऊपर मिल जाएगी। आसान न्यूमेरिकल है ये भी। फिर उसके बाद इस चैप्टर में, हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव वो कैसे डिटरमिन करनी है ये आपको पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स। तो उसके लिए जैसे ये नंबर 5 है, इफ़ 10 वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव्स। तो 10 वेव्स हैं यहाँ पे, हम अगर टोटल 10 वेव्स ड्रॉ कर लें, ठीक है, और उन 10 वेव्स की लेंथ है टोटल यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग की लेंथ है 1 मीटर, 1 मीटर, तो एक वेव की लेंथ कितनी होगी, ठीक, एक वेव की लेंथ को हम ज़ाहिर है वेव लेंथ बोलते हैं। तो ऐसे कर लें, लेंथ ऑफ 10 वेव्स इज इक्वल टू 1 मीटर। तो लेंथ ऑफ 1 वेव कैसे आएगा, ज़रा ये यूनिटरी मेथड है, ये 10 दूसरी साइड पे हम जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये 10 1/10 मीटर्स या 0.1 मीटर ये वेव लेंथ आ जाएगी। अब आपके पास वेव लेंथ आ गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इफ़ वेव स्पीड इज़ 12, अब v इक्वल्स टू एफ लैम्डा इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू v ओवर लैम्डा, v है 12 मीटर्स पर सेकंड, इसको लैम्डा 80.1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 120 हर्ट्ज आ जाएगा आसानी से। तो इस किस्म के न्यूमेरिकल्स चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है। अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, उसमें जो मैंने अभी पहले बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ द साउंड के न्यूमेरिकल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है बहुत, उसमें एग्जाम्पल भी इंक्लूड हो सकती है और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो भी साथ इंक्लूड हो सकते हैं। तो यहाँ पर के लॉग आई ओवर आई नॉट की एग्जांपल्स गिवन है, ये मैं शॉर्ट क्वेश्चंस जब करवाए थे उस वक्त भी साथ आपको बताया था कि इसका क्या मतलब है, इस फॉर्मूले को डिराइव कैसे करते हैं, सॉरी। अब जैसे ये इस एग्जांपल 11.2 यहाँ पर गिवन है, इसमें है हाउ हाई लेवल अ साउंड विल बी इट्स 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट साउंड को आई नॉट I1 कहते हैं, उससे 4 टाइम्स अगर कोई हाई हो तो उसकी वैल्यू वो कितनी हाई होगी उसके मुकाबले में। तो इसी फार्मूला में 10 लॉग आई ओवर आई नॉट में वैल्यूज पुट कर देंगे तो वैल्यू उसकी आ जाएगी। एक ये एग्जांपल है, और आगे एक्सरसाइज में स्टार्ट पे ही देखें, नंबर 1 जो है न्यूमेरिकल, नंबर 2 न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल्स इसी मेथड से होंगे। इन अ बिजी स्ट्रीट ट्रैफिक नॉइज हैज़ एन इंटेंसिटी ऑफ 10⁻⁵। अब क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, देखें आपको हमेशा आई नॉट पता होगा, इंटेंसिटी ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, वो होती है 10⁻12 1 × 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज ऑलवेज नोन टू यू, फॉर्मूला पेपर में गिवन होगा, तो जस्ट वैल्यूज ही पुट करनी होगी। तो इंटेंसिटी कोई भी गिवन हो, जैसे यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड इज 10⁻⁵ वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द इंटेंसिटी लेवल। तो इंटेंसिटी लेवल का आपने इसके ऊपर फॉर्मूला लगाना है, वो है 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। 10 लॉग आई ओवर आई नॉट में ये जस्ट वैल्यू जो गिवन है ये पुट कर देंगे, तो 10 करेंगे, 7 करेंगे, लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट, आई इज़ 10⁻⁵, आई नॉट इज़ 10⁻12, इसको सॉल्व कर लें तो ये 12 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻7 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 लॉग 10 रेज टू द पावर -5 + 12 इज़ +7। अब 7 स्टार्ट में आ जाएगा, 10 7 70 हो जाएगा, और लॉग 10 1 होता है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 70 dB। नंबर 2 वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें अगेन आई नॉट 10⁻12 ये गिवन है हमें, आई हमने अब इसमें फाइंड आउट करना है।
और इंटेंसिटी लेवल गिवन है 40 dB। तो इसी फॉर्मूला में वैल्यूज़ मैं पुट करूँगा, इंटेंसिटी लेवल की जगह पे मैं 40 पुट कर दूँगा। 40 इक्वल्स टू होगा जी 10 log ऑफ आई ओवर 10 पावर माइनस 12। अब ये 10 इधर जाके 40 से डिवाइड होगा, ये यहाँ से ही 0 0 के साथ कैंसिल कर दें, तो 4 इक्वल्स टू log आई ओवर आई नॉट। अब इसमें क्या करना है यहाँ पे आपने, अब यहाँ पे जो log है आपने उसको ख़त्म करना है। तो लॉग को ख़त्म हम कैसे कर सकते हैं, एंटी लॉग लेके, ठीक है। तो अब दोनों साइडों पे आपने एंटी लॉग लेना है ताकि ये लॉग ख़त्म हो और आई यहाँ से लॉग में से निकल आए बाहर। तो इस साइड पे अगर मैं एंटी लॉग लूँगा 4 का, और इस साइड पे मैं एंटी लॉग ऑफ लॉग लूँगा, एंटी लॉग ऑफ ऑल ऑफ दिस एक्सप्रेशन यानी लॉग आई ओवर 10 पावर माइनस 12 का, तो एंटी लॉग ऑफ 4 ये तो होता है 10 पावर 4, इधर एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ आई ओवर 10 पावर माइनस 12 रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये 10 पावर माइनस 12 इधर लेके आना है, तो 10 पावर 4 इंटू 10 पावर माइनस 12 ये आई के इक्वल है। अब जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 10 पावर माइनस 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा इंटेंसिटी का, ठीक है जी। ये थोड़ा सा उसके मुकाबले में थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए ये भी साथ आपको बता दिया है। ये दो हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद थ्रेश होल्ड ऑफ हेयरिंग एंड पेन, ये उसमें से चार्ट एक बना हुआ पीछे, वहाँ से आप निकाल के देख लेंगे। अच्छा जी, फिर ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म, ये 7वां देख लेते। थंडर साउंड इज हर्ड 3 seconds आफ्टर लाइटिंग अ फ्लैश, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्लाउड्स, डिस्टेंस ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम द ग्राउंड। तो आसान है न्यूमेरिकल, लेकिन फिर भी देख लें कि हमें जो आवाज़ है वो बाद में आती है और लाइटिंग जो है नज़र पहले आ जाती है। तो टाइम डिफरेंस जो है वो 3 सेकंड्स का है, जबकि स्पीड ऑफ साउंड है 340 मीटर्स पर सेकंड। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस का यहाँ फार्मूला लगा देंगे, एस इक्वल्स टू वी टी। तो इसको वी और टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे यहाँ से आसानी से आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 8 एक दफ़ा आ चुका है किसी पेपर में, ये एमसीक्यू में या सेक्शन बी के उसमें, लेकिन आसान सा है, इसको भी ऐसी पॉसिबिलिटी से आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। इस पे ये नहीं कर रहा मैं, आगे चले नंबर 12 चैप्टर पे। अच्छा, इस चैप्टर में से पहले जो पुराना पैटर्न होता था उसके मुताबिक बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते थे, लेकिन अब ज़रा इस चेंज पैटर्न में इतने न्यूमेरिकल्स नहीं आते, लेकिन बहरहाल कैसे आते हैं तरीका बता दे तो न्यूमेरिकल कोई भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 है, सबसे पहले आपने जो साइन कन्वेंशन है वो याद रखनी है। कनकेव मिरर जो है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, रियल इमेज बनाता है एक केस के अलावा, जब वो फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तब। तो कनकेव मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशनशिप फोकल लेंथ के साथ, यू हैव टू रिमेंबर एफ इक्वल्स टू 2 टाइम्स आर। तो ये फोकल लेंथ यहाँ से आप निकाल लेंगे। फोकल लेंथ कितनी आएगी, नहीं सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो डबल होता है, फोकल लेंथ का हाफ होगी। तो आर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ जाएगी, ठीक है। स्मॉल बाय ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये 90 सेंटीमीटर है, वी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट एट 10 सेंटीमीटर, यानी वो मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर है। तो जो मिरर से ऑब्जेक्ट का फासला होगा उसको हम पी से डिनोट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, उसका मिरर से फासला है, इसको पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये पी आपको गिवन है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज, यानी इमेज के बारे में आपको सब कुछ ही फाइंड आउट करना है। तो इमेज की का सबसे पहले डिस्टेंस देख ले, तो क्यू इमेज का डिस्टेंस होता है, तो उसको 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q इससे फाइंड आउट करेंगे। इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है 1/7.5 और ये p इधर ला के इसमें से माइनस कर देना है। 1/7.5 माइनस 1/10 इक्वल्स टू 1/q। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके q की डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ। तो ये q 30 सेंटीमीटर आता है। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे ऐसे ही वैल्यूज पुट कर दें तो q इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। अब q की हाइट भी फाइंड आउट करनी है, तो हाइट के लिए देख लें, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन मैग्निफिकेशन होता है। जबकि मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला भी है, वो है q/p, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से भी मैग्निफिकेशन निकल आती है। तो q और p दोनों आपको पता ही हैं, तो q/p पुट करेंगे तो q की वैल्यू 30 है, p की वैल्यू 10 है। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो मैग्निफिकेशन आ जाएगी 3। अब मैग्निफिकेशन अगर 3 आ जाएगी तो यहाँ जो दूसरा फार्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे आपने इसकी जगह पे 3 ज़ाहिर पुट कर देना है। अब हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पहले ही पता है 90 है, तो HI इज इक्वल टू 3 टाइम्स यहाँ से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो पुट कर देंगे, यानी 90 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये 270 आ जाएगी इमेज की सेंटीमीटर्स में हाइट आ जाएगी। अब उसके बाद नेचर बतानी है, तो नेचर का मतलब ये रियल है या वर्चुअल है। तो चूँकि
आपको ये कनकेव मिरर है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से ज़्यादा है, P10 है और फोकल लेंथ 7.5 है, इसलिए रियल इमेज बनेगा इसका। तो इस तरह आप कोई भी इनमें से न्यूमेरिकल कर सकते हैं, पेपर में आ सकता है, P Q और F की वैल्यूज़ को पुट करके आसानी से, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें न्यूमेरिकल क्या आ सकता है, वो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले न्यूमेरिकल्स हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले न्यूमेरिकल्स में से फॉर एग्जांपल नंबर 4 देखें, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर n इक्वल्स टू 4/3 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन वाटर। तो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, इसमें n इक्वल्स टू साइन एंगल i ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ r, ये वैल्यूज पुट करेंगे। ये याद रख लेना, ये एयर से वाटर जाएगा तो ये फॉर्मूला है, वाटर से एयर जाएगा तो 1/n कर देना है इसको। अब यहाँ पे n की वैल्यू 4/3 है, तो आपने n की जगह पे जस्ट 4/3 पुट कर देना है, इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ 30 कर देना है, 0.5 होता है साइन 30 ओवर साइन r, ये आपने फाइंड आउट करना है। अब आपने जस्ट इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देना है, तो साइन r इस तरफ आ जाएगा, यहाँ 0.5 इंटू 3/4 आ जाएगा। अब चूंकि r करना है तो साइन को दूसरी साइड पे ले जाके आपने साइन इन्वर्स कर देना है, ये साइन यहाँ से आके साइन इन्वर्स हो जाएगा। कैलकुलेटर पे ये सब कुछ पुट करेंगे, r की वैल्यू आसानी से आ जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा आपके पास। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है जिसमें आपको क्रिटिकल एंगल गिवन हो या फाइंड आउट करना हो, मैंने एमसीक्यूज में बताया था, n इक्वल्स टू 1/sin c, ये फॉर्मूला उसके अंदर लगता है। उसमें n अगर फाइंड आउट करना है और क्रिटिकल एंगल गिवन है तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। अगर क्रिटिकल फाइंड आउट करना है, लेट से n इसी न्यूमेरिकल का यूज़ करते हैं, 4/3 है, तो आपने क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या करना है, साइन c को इधर ले आना है और 1/n को इधर ले आना है। अब 1/n, n जो है 4/3 है, तो 1/n कितना होगा, 3/4 होगा, ये आ जाएगा साइन c के इक्वल। तो c कैसे आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 3/4। तो ये भी एक न्यूमेरिकल साथ बता दिया इस किस्म का, अगर आ गया तो ऐसे करना है इसको, ठीक है जी। तो इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, लेंस से रिलेटेड या मिरर से रिलेटेड, PQF गिवन हो या उनमें से कोई एक फाइंड आउट करना हो। और हाँ, एक करेक्शन भी बता दूं, मैंने जो MCQs किए थे उसमें एक स्टूडेंट्स ने, आप लोगों ने मेरी करेक्शन की थी और बिल्कुल सही की थी करेक्शन, कि हमने वहाँ पे एक फोकल लेंथ गिवन थी और पावर फाइंड आउट करनी थी। तो फोकल लेंथ अगर गिवन हो आपको सेंटीमीटर में, आई थिंक वो 30 या 40 50 जो भी थी, आपने लाजमी उसको पहले मीटर में चेंज करना है, लाजमी मीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो ये 30 अगर सेंटीमीटर है तो आप इसको मीटर्स में चेंज करेंगे बाय डिवाइडिंग इट विद 100, तो 0.3 मीटर आ जाएगा। अब पावर जो है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है, जब वो फोकल लेंथ मीटर में ली जाए तो पावर क्या आएगी, 1/0.3, ठीक है। जो भी आंसर आएगा इसका, उस MCQ में करेक्शन कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको गिवन है पावर 10 डायोप्टर है। अब पावर अगर 10 डायोप्टर गिवन है नंबर 8 के अंदर, पावर 10 डायोप्टर, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, 1/10, यानी रेसिप्रोकल होती है, तो 1/10 यानी 0.1 मीटर्स गिवन है, तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर। आपने इसको सेंटीमीटर में अब चेंज कर लेना है, क्योंकि इससे आगे जो है वो कैलकुलेशन सारी सेंटीमीटर में आएगी इस वजह से। तो ये जो फोकल लेंथ है 0.1 मीटर, इसको 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 10 सेंटीमीटर आ जाता है, तो फोकल लेंथ आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। आगे वो कह रहा है फ्रॉम वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, P फाइंड आउट करना है, टू गेट द n 3 टाइम्स रियल इमेज। तो जो Q है वो 3 टाइम्स ऑफ P हो जाए, ये अब पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q लगा दूँ, तो 1/10 इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। अब q किसके इक्वल है, 3p के, तो q की जगह भी मैं इधर लिख दूंगा 3p। अब मैंने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे LCM लेना है, 3p और p का LCM 3p आ जाएगा, यहाँ 3 और प्लस 1 4 हो जाएंगे, इक्वल्स टू 1/10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 3p इक्वल्स टू 40 आ जाएगा, तो p इक्वल्स टू मेरे पास 40/3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर 3 टाइम्स रियल इमेज है तो ये है, 3 टाइम्स वर्चुअल इमेज है, फिर क्या करेंगे, बी पार्ट में इमेज अगर वर्चुअल है तो इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे मैं -3p पुट कर दूंगा। अब जब मैं माइनस पुट करूँगा तो यहाँ पे ये वाली फ्रैक्शन क्या होगी, माइनस हो जाएगी, या बी वाले मेरे के लिए कह रहा हूँ, यहाँ माइनस हो जाएगा। अच्छा, जब ये माइनस हो जाएगा तो इधर मैं क्या करूँगा, LCM लूँगा, 3p आ जाएगा, इधर 3 - 1, यहाँ पे 2/3 इंटू p आ जाएगा। अब मैं क्रॉस करूँगा, 10 2 20 आ जाएगा, यहाँ पे 40 के बजाय यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो 3p इज इक्वल टू 20, तो p इक्वल्स टू 20/3, उसका आंसर ज़ाहिर डिफरेंट आएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट ही है।
नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले में इसका बार बार न्यूमेरिकल आता है कूलम्स लॉ का, तो ये एग्जांपल ज़रूर करनी है आपने, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जस्ट आपको प्रोटॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज पता है, डिस्टेंस पता है, सिर्फ इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज वाले में न्यूमेरिकल करवाता हूँ, ये तो हुआ मैंने इसलिए इसको सॉल्व नहीं करवा रहा। नंबर 2 देखें, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1.2 पीको कूलम एंड 2.5 पीको कूलम आर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो पॉइंट चार्जेस है, एक है Q1, उसकी वैल्यू है 1.2 पीको का मतलब 10⁻12 कूलम, और दूसरा है Q2, वो है 2.5 पीको कूलम, तो 10⁻12 कूलम उसका चार्ज आ गया, और डिस्टेंस उनके दरमियान है 50 सेंटीमीटर या 0.50 मीटर्स। आपने फाइंड करना है फोर्स F। यहाँ K की वैल्यू आपको पहले ही पता होती है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर कर देना, तो K की वैल्यू 9×10⁻9 होती है, और बाकी सब वैल्यूज़ आपको गिवन है, इसमें पुट करेंगे इसका आसानी से आंसर आ जाएगा। फिर अगले में फोर्स ऑफ रिपल्शन गिवन है, यानी F गिवन है, और व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ़ द डिस्टेंस इज़ डबल्ड। अगर डिस्टेंस को डबल कर दें तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी आएगी, चलें इसको कर लेते हैं। यानी ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, न्यूमेरिकल के तौर पर भी, और वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन F जो है वो गिवन है आपको 100 न्यूटन, तो इसी फार्मूले में F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर में F की जगह पे आप 100 पुट कर देंगे, इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस है 40, तो यहाँ पे लिख देंगे 40 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और K की जगह पे 9×10 इस बार 9 पुट कर देंगे, लेकिन बार इसको पुट करने की भी ज़रूरत भी नहीं है। इसको इस साइड पे ले आए तो 100 इंटू 40 स्क्वायर ये आ जाएगा किसके बराबर, K इंटू Q1 इंटू Q2। अब क्या किया है, अब डिस्टेंस डबल कर दिया है, तो डिस्टेंस को डबल कर दें। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हैं, या इसको वैसे भी सॉल्व करवा सकता हूँ, मैं वैल्यूज पुट करके चले करवा देता हूँ। अब दूसरी सिचुएशन में क्या है, दूसरी सिचुएशन में आपको F फाइंड आउट करना है, ठीक है, F फाइंड आउट करना है, और डिस्टेंस आपको नया वाला डिस्टेंस पुराने वाले डिस्टेंस का डबल है, पुराना वाला डिस्टेंस 40 था, तो नया वाला डिस्टेंस कितना होगा, नया वाला डिस्टेंस जो है 40 का डबल होगा। अच्छा, अगर वो सेंटीमीटर में है तो आई कैन चेंज इट इनटू, हाँ सेंटीमीटर है तो इसको मैं मीटर में चेंज करके 0.40 स्क्वायर की जगह 40 के बजाय 0.40 कर रहा हूँ, डबल करेंगे तो ये 0.80 मीटर डिस्टेंस आ गया, नया डिस्टेंस ये आ गया। तो फार्मूला वही है, फार्मूला चेंज नहीं होगा, फार्मूला क्या है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर डिस्टेंस 2 स्क्वायर। अब मैंने इसको सॉल्व क्यों नहीं किया था, देखें, अब K Q1 Q2 पूरे की वैल्यू यहाँ से उठा के मैं इधर पुट कर दूंगा, ठीक है, तो F कितना आ जाएगा, ये आएगा 100 इंटू 0.40 स्क्वायर ओवर D2 स्क्वायर, D2 कितना 0.80, तो 0.80 स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेटर पर पुट करेंगे, नई फोर्स F2 आ जाएगी आसानी से आपके पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बहुत आसान ये वाले न्यूमेरिकल्स हैं कि जिसमें 90 जूल ऑफ वर्क है, V का फार्मूला लगा देना, V इक्वल्स टू W ओवर Q, ये फार्मूला लगता है। अब देखें, इफ़ 90 जूल्स ऑफ वर्क इज़ डन टू मूव 2 कूलम चार्ज, तो वर्क डन कितना है 90 जूल्स, और चार्ज कितना है 2 कूलम, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, तो यहाँ से V आ जाएगा 90 ओवर 2 कर देंगे आसानी से, ठीक है, तो 45 जूल्स पर कूलम आ जाएगा या वोल्ट आ जाएगा। पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 13 वोल्ट, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अदर पॉइंट। अच्छा नहीं, ये पूरा न्यूमेरिकल मैंने रीड नहीं किया था, एक सेकंड। अच्छा, इसकी पूरी स्टेटमेंट के मुताबिक अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो इसको पिक कर लिए तो इसको पूरा सॉल्व करते हैं। 90 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 2 कूलम चार्ज, ये एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है, पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है VA है, पॉइंट बी पे पोटेंशियल है VB है, तो A से B पे एक चार्ज को लेकर जाना है, तो आप उसके ऊपर वर्क डन करेंगे तभी जाएगा लो से हाई पोटेंशियल की तरफ। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी इक्वेशन क्या होती है, वो होती है चार्ज टाइम्स VA माइनस VB, या VB माइनस VA कर लेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस वो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें 90 जूल पहले ही पता चल गया, तो यहाँ पे हमने 90 लिख दिया, इसकी जगह पे चार्ज है 2 कूलम, तो इक्वल्स टू 2 इंटू VA माइनस VB, तो VA हमने फाइंड आउट करना है, VB है 13 वोल्ट, यहाँ से 90 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 90 ओवर 2 45 आ जाएगा, और वो वहाँ से ला के 13 इसमें प्लस कर देंगे, तो 90 ओवर 45 प्लस 13 ये VA आ जाएगा आपके पास। इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाता है 58 वोल्ट, तो एक का 58 है और दूसरे का जो है वो 13 है। इसके बाद जैसा कि मैं बार बार कहता आया हूँ तमाम वीडियोस में कि कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल और टॉपिक इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल इनमें से कोई एक करवा देता हूँ।
टू कैपेसिटर्स 5 and 10 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दें। अच्छा, पैरेलल वाला चले नहीं करवाता, सीरीज़ वाला करवाता हूँ, ज़रा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो दूसरा वाला करवा रहा हूँ, उसमें ये कैपेसिटर जैसे सीरीज़ में लगाने हैं। टू कैपेसिटर्स 3 and 6 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज़। तो एक है 3 माइक्रोफैरड है और दूसरा है 6 माइक्रोफैरड है, और इन दोनों को आपने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। जब सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो इनके अक्रॉस जो कैपेसिटेंस है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम हो जाती है। ठीक है जी। बैटरी 10 वोल्ट की यहाँ पे लगी हुई है, डायग्राम मैंने बना ली है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/CE इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, अगर दो कैपेसिटर्स हों तो फिर आप ये इक्वेशन यूज़ कर लिया करें, C1 इंटू C2/C1 प्लस C2। अगर दो हों, दो से ज़्यादा हों तो फिर ये नहीं करना, फिर आपने रेसिप्रोकल लेके ही करना है। तो C1 इंटू C2 हो जाएगा जी 3 माइक्रोफैरड, अभी माइक्रो को हटा नहीं रहा, इंटू 6 माइक्रोफैरड, दोनों के साथ माइक्रोफैरड आ जाएगा, और नीचे 3 प्लस 6 यानी 9 माइक्रोफैरड ही आ जाएगा। ऊपर भी माइक्रोफैरड, नीचे भी माइक्रोफैरड, तो माइक्रो जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने माइक्रो को कन्वर्ट नहीं किया हुआ, माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा। तो CE का आंसर आ जाएगा आपके पास, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का नहीं, बल्कि ऊपर आएगा माइक्रोफैरड का स्क्वायर, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा, और नीचे सिर्फ माइक्रोफैरड आएगा। तो टोटल के साथ यूनिट जो है माइक्रोफैरड आ जाएगा। 6 इधर 18 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे आ रही है 2 माइक्रोफैरड। तो उसके बाद आपने क्या करना है, टोटल चार्ज स्टोर्ड ऑन द कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में चार्ज सेम होता है, याद रखना है। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू C इंटू वी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को टोटल वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आई है, 2 माइक्रोफैरड, इसको आपने टोटल वोल्टेज यानी 10 वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 टू आ जाएगा 20, लेकिन माइक्रो कूलम चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ माइक्रो का साथ चल रहा है प्रीफिक्स। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो ईच कैपेसिटर पर भी वही चार्ज होगा, सीरीज में चार्ज जो है वो सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होता है ज़रा सीरीज़ के अंदर। तो V1 निकालेंगे पहले, तो Q इक्वल्स टू CV होता है, Q इक्वल्स टू CV, तो V इक्वल्स टू Q ओवर C, तो V1 इक्वल्स टू Q ओवर C1। तो Q है 20 माइक्रोकूलम, इसको डिवाइड करेंगे पहले वाले की कैपेसिटेंस विच इज़ आई थिंक 3, तो 3 माइक्रोफैरड से इसको डिवाइड कर देंगे। 20/3 को 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा वोल्ट्स में, क्योंकि माइक्रो माइक्रो अब यहाँ पे कैंसिल आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह V2 दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, ये पहले बता चुका हूँ कि जब आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो जो बैटरी का वोल्टेज है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे V1 और इसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होता है V2। तो V2 भी ऐसे ही आएगा। V2 कैसे आएगा, Q ओवर C2 आ जाएगा। तो उस टोटल चार्ज Q 20 रहेगा, C2 6 आई थिंक, तो 20/6 करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा वोल्ट के अंदर आसानी से। तो इसी तरह इसके साथ का जो न्यूमेरिकल है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका सबसे पहला वाला ही जो न्यूमेरिकल है ये ज़रूर करना है, क्योंकि आसान न्यूमेरिकल्स हैं तो वो भी आ जाते हैं पेपर में। इफ़ 12 वोल्ट इज अप्लाइड ऑन अ कॉपर कंडक्टर रेजिस्टेंस 6 किलो ओम्स, तो वोल्टेज है 12 वोल्ट्स और रेजिस्टेंस है 6 किलो ओम, 6 × 10⁻³ ओम्स आ गई। रेजिस्टेंस है, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू इट, तो आई आपने फाइंड आउट करना है। तो V इक्वल्स टू IR, I इक्वल्स टू V/R करके आ जाएगा। ठीक है, तो V है 12, तो 12 को आप 6 × 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तो ये 2 मिली एम्पेयर इसका आंसर आ जाएगा। फिर हाउ मच चार्ज इज पासिंग इन 1 आवर, तो Q इक्वल्स टू I इंटू T। तो जो करंट आया है उसको आपने टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो करंट आया 2 × 10⁻³ टाइम कितना है 1 आवर। अब यहाँ आवर को चेंज जरूर करना है, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास Q भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा भी तकरीबन ऐसे ही होगा। उसके बाद द डायमीटर ऑफ अ कॉपर वायर, अच्छा अब इसमें मैं क्या कनेक्ट करूं, ओके रेजिस्टर्स वाला, रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल, जो इस तरह कैपेसिटर वाला था बिल्कुल वैसा ही है, जस्ट सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। और ये याद रखना है कि कैपेसिटर्स में, पैरेलल में कैपेसिटर्स जो थे उनकी ये इक्वेशन थी, CE इक्वल्स टू C1 + C2। यहाँ रेजिस्टर्स के अंदर ये अगर सीरीज में कैपेसिटर्स होंगे, रेजिस्टर्स होंगे, तो उनकी ये इक्वेशन है RE इक्वल्स टू R1 + R2। ठीक है, मिक्सअप नहीं कर देना दोनों को। ठीक है, ध्यान करना है इसका। तो अब यहाँ पे सीरीज़ में ये R1 + R2 करके आप कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर सीरीज़ वाला ये कर लेते हैं, चलिए आप 20 और 40 ओम के दो रेजिस्टर्स हैं सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो आपने उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड द करंट एंड पावर ऑफ ईच रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट एंड पावर
फॉर ईच रजिस्टर इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, यहाँ पे करंट और पावर वाला आ गया। 2 रजिस्टर्स 20 एंड 40 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज़। तो ये ऐसे डायग्राम एक हमने बना ली, इसमें 2 रजिस्टर्स हमने सीरीज़ में लगा दिए, एक 20 ओम का, एक 40 ओम का, और इन दोनों को 50 वोल्ट बैटरी के साथ आपने कनेक्ट कर दी। ये बैटरी है जिसकी वोल्टेज है 50 वोल्ट। अब आपने फाइंड द करंट एंड पावर ऑफ ईच रजिस्टर। अब करंट सेम रहेगा, सीरीज़ में करंट क्या है, सेम रहता है। तो करंट कैसे आता है, V इक्वल्स टू आई आर करके आता है। आई कैसे आएगा, V ओवर आर। लेकिन कौन सा आर पुट करेंगे, आर क्या पहले वाले का, क्या दूसरे वाले का, नहीं, पहले आपने इसमें से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी, विच इज़ द सम ऑफ द 2 रजिस्टर्स। तो 2 + 4 क्या होगा, 6। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी, 6 ओम्स। तो यहाँ करंट फाइंड आउट करने के लिए टोटल वोल्टेज को आपने 6 से डिवाइड कर देना है, तो वही करंट दोनों में से गुजरेगा। करंट मिल गया। अब पावर ऑफ ईच रजिस्टर, तो पहले रजिस्टर के अक्रॉस पावर कितनी होगी, वो होगी I² × R। तो यहाँ जो I आएगा आपने उसका स्क्वायर कर देना है और उसको उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 50/6 का जो भी आंसर आएगा इसका स्क्वायर करके उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 है ये, अच्छा 20 है, सॉरी ये 20 है, तो ये मैं उसको 2 ले रहा हूँ, यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो इसका आंसर 5/6 आएगा, 5/6। तो 5/6 का स्क्वायर करके उसको 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दे। सिमिलरली दूसरे के क्रॉस जो पावर है वो भी 5/6 का स्क्वायर इंटू 40 आ जाएगा, दोनों की पावर आ जाएगी। अब अगर उनको पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा, अगर इन्हीं 2 रजिस्टर्स को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूँ तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगी ज़ाहिर है, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कैसे कम होगी, क्योंकि अब फार्मूला दूसरा लगेगा, 1/R1 + 1/R2। या मैंने अभी बताया अगर 2 रजिस्टर्स हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, R1 × R2 ओवर R1 + R2, ये कर सकते हैं यूज़ आप। अब R1 × R2 का मतलब 20 × 40 ओवर 20 + 40 विच इज़ 60। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी। फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से आपने करंट कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दूँ कितनी आती है इसकी, बल्कि यहाँ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा वो वजह बता दूँ। चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने देख तो लिया, कैसे फाइंड आउट करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, अब वोल्टेज सेम है, यहाँ इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है। तो करंट जो यहाँ से जाएगा, पहले रजिस्टर की तरफ जो करंट जाएगा वो उसकी रेजिस्टेंस के मुताबिक जाएगा, दूसरे रजिस्टर की तरफ करंट उसकी रेजिस्टेंस के मुताबिक जाएगा। तो I1 = V/R1, यहाँ से I1 निकाल सकते हैं। V जो है वो बैटरी वाला ही होगा, यानी 50 ही होगा। अब 50 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो ये पहले के अक्रॉस करंट आ जाएगा। दूसरे के अक्रॉस करंट कैसे आएगा, उसके लिए V को R2 से डिवाइड करेंगे, V उसी तरह 50 और R2 यहाँ पे 40 ले लेंगे, तो 50/40 से आ जाएगा। अब पावर उसी तरह I² R करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के भी इतने ही काफ़ी हैं। इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर है, उसमें सिर्फ आपने ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल्स करने हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ये सिर्फ ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल्स इसमें से करने हैं, वो वैसे बता देता हूँ। इसमें से सिर्फ ये एग्जांपल भी कर लें तो ये ओके हो जाएगी आपके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और आखिरी चैप्टर जो है उसमें से आपने हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल्स करने, सिर्फ हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, हाफ लाइफ के अगर पहले नहीं किया हुआ तो बस उसको छोड़ दें, ना करें उसको। ठीक है, अगर किए हुए हैं तो रिवीजन के लिए सिर्फ हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल्स कर दें। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो बहुत लॉन्ग ना ताकि हो जाए। और अब आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी मैंने बता दिए और शॉर्ट क्वेश्चंस भी तकरीबन सारे ही बता दिए, लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बता दिए। एक आध और कोशिश करूँगा वीडियो इंशाल्लाह, अभी मैं दिन में थोड़ा सा बिजी हूँ, शाम को एक फ़ाइनल वीडियो इंशाल्लाह पूरे एक पेपर की बना के इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा आप लोगों के लिए। तो होपफुली ये सारी वीडियोस जो हैं ये आपको पेपर में इंशाल्लाह आके मदद देंगी। और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर पेपर। अगर इससे पहले आपने बाकी वीडियोस शॉर्ट क्वेश्चंस की और MCQs की वगैरह की नहीं देखी हुई तो ये आपके सामने स्क्रीन पे वीडियोस आ रही हैं, इन पे क्लिक करके आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।